हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। तो जैसा कि हमने सीटेट 2011 का पेपर पिछले वीडियो में किया था, हम इस वीडियो में देखेंगे सीटेट 2019 दिसंबर पेपर नंबर 1। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं कि जितने भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट हमेशा रिपीट होते हैं। तो यदि आप इन सारे क्वेश्चन से गो थ्रू हो जाएंगे तो आप उन कॉन्सेप्ट्स को सीख जाएंगे, और वो कॉन्सेप्ट जब रिपीट होंगे तो आप उनको अच्छे तरीके से उन क्वेश्चंस को हैंडल कर सकते हो एग्जाम में। तो पेपर स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और जितना हो सके इन वीडियोस को शेयर करें ताकि ये सब बच्चों के पास पहुंच सके। तो चलो करते हैं शुरू। क्वेश्चन नंबर 1। तो ये देखिए, ये है मेरा क्वेश्चन नंबर 1। 3 ब्रांड्स ऑफ पेन्स A, B, C are available in packets of 10, 12, 24 respectively. If a shopkeeper wants to buy equal number of pens of each brand, what is the minimum number of packets of each brand he should buy? तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले इस बात को सीखिए। ये कहता है कि हमारे पास 3 ब्रांड्स हैं पेन की, A, B और C, ठीक है। और तीनों ब्रांड्स में पहले में 10, दूसरे में 12 एंड तीसरे में 24 इतने पेन्स अवेलेबल हैं। इफ अ शॉपकीपर वांट्स टू बाय इक्वल नंबर ऑफ पेन्स ऑफ ईच ब्रांड, तो व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ पैकेट्स ऑफ ईच ब्रांड ही शुड बाय। तो देखो, इसमें जो कीवर्ड जो इंपॉर्टेंट है वो है बाय इक्वल नंबर ऑफ पेन्स, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों का एलसीएम लेंगे। तो इन तीनों का एलसीएम क्या आएगा, ये देखिए 10, 12, 24। कैसे निकालते हैं एलसीएम, ठीक है। 2 इंटू 5 10, 2 6 12, 2 इंटू 12 इज इक्वल टू 24। अब किससे मल्टीप्लायर हम कौन सा ढूंढ सकते हैं, 3। तो 5 ऐसे रहेगा क्योंकि ये डिविजिबल नहीं है। 3 इंटू 2, 3 इंटू 4, देन अगेन 2 if I will take, तो ये हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, क्या मैं अगेन 2 लूंगा तो क्या ये एक ही रहेगा, क्या ये एक ही रहेगा। फिर 5 लूंगा तो ये 1 1 1, ठीक है। हमारे पास तीनों जगह क्या आ गया, 1। इसका मतलब इसका एलसीएम होगा मेरा ये वाला। तो 3 इंटू 2 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 इंटू 5 120। तो इनका एलसीएम आ गया मेरे पास 120। अब ये क्या कहता है कि व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ पैकेट्स ऑफ ईच ब्रांड। तो हम 120 डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो हमारे पास A के पैकेट्स आ जाएंगे। ऐसे ही मैं 120 डिवाइडेड बाय 12 करूंगा तो मेरे पास B के पैकेट आ जाएंगे। और ऐसे ही C के कैसे आएंगे, 120 बाय 24। तो इसको मैंने डिवाइड किया तो ये 12, इसको भी मैंने डिवाइड किया तो ये कितना आएगा 10, और इसको डिवाइड करूंगा तो आएगा 5। तो आंसर विल बी 10, 12, 10, 5। तो देखो कौन सा ऑप्शन है, ये वाला, ठीक है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो सेकंड क्वेश्चन कहता है कि साइड ऑफ अ स्क्वायर इज 4 सेंटीमीटर, इट इज कट इनटू 4 इक्वल स्क्वायर्स, व्हाट इज द एरिया ऑफ स्मॉल स्क्वायर। तो ये देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। एक स्क्वायर है मेरे पास कुछ इस तरीके से, जिसकी जो साइड है वो है 4 सेंटीमीटर। अब इसको 4 इक्वल स्क्वायर्स में डिवाइड कर दिया, तो मैं कैसे करूंगा, तो मैं मिड पॉइंट लूंगा हर साइड का और उनको आपस में मिला दूंगा। तो मेरे पास 4 स्क्वायर आ गए, यस और नो, बिल्कुल आ गए, ठीक है। तो मुझे ये बताओ ये वाली लेंथ कितनी होगी, 2 सेंटीमीटर, और ये वाली कितनी होगी 2 सेंटीमीटर, और ये भी कितनी होगी 2, और ये भी कितनी होगी 2। तो इस वाले स्क्वायर का जो एरिया हो कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस यही था क्वेश्चन, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। तो हो सकता है कि
2020 2021 जो भी पेपर आगे होने वाले हैं सीटेट के, उनमें वो रेक्टेंगल पूछ ले, हो सकता है उसमें वो क्यूब पूछ ले, लेकिन कॉन्सेप्ट हमेशा सेम रहेगा। आपको क्या करना है, मिड पॉइंट्स लेने हैं साइड्स के और उनको एक दूसरे से मिला देना है, और उसके बाद जो भी आपका पोर्शन बनेगा, उनका एरिया जो भी पूछा हुआ है क्वेश्चन में, वो आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो चलो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल प्राइम नंबर्स आर ओड नंबर्स। तो इनमें यह बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट गलत। ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट है ऑल प्राइम नंबर्स आर ओड नंबर्स। दूसरी स्टेटमेंट है दे आर इनफाइनाइटली मैनी प्राइम नंबर्स। तो ये तो सही है, ये तो सही है, बहुत सारे प्राइम नंबर्स हो सकते हैं इनफाइनाइटली। ठीक है, तीसरी स्टेटमेंट देखते हैं प्राइम नंबर हैज ओनली 2 फैक्टर्स। ये भी बिल्कुल सही है, एक तो खुद का फैक्टर होगा और एक उसका 1 फैक्टर होगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं देयर आर ओनली 4 सिंगल डिजिट प्राइम नंबर। ये भी बिल्कुल सही है। कैसे, ये देखिए 2 मेरा एक प्राइम नंबर है, 3 मेरा एक प्राइम नंबर है, 5 मेरा एक प्राइम नंबर है, 7 मेरा एक प्राइम नंबर है, उसके बाद 9 है मेरा एक प्राइम नंबर नहीं है। 9 इज नॉट माई प्राइम नंबर, 9 प्राइम नंबर नहीं है। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही है, तो एक ही स्टेटमेंट बची जो कि आंसर होगा हमारा कि ऑल प्राइम नंबर्स आर ओड नंबर्स। ये गलत है। कैसे, ये 2 देखिए, 2 एक इवन नंबर है या ओड नंबर है? इवन नंबर है, लेकिन ये प्राइम भी है। तो पहले वाला जो होगा वो स्टेटमेंट गलत है, इसलिए आंसर होगा इसका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ए नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 बोथ इंक्लूसिव। ऐसा कौन सा नंबर है इन ऑप्शंस में से जो 1 से 10 तक सबसे डिवाइड हो जाए? ठीक है, तो आप क्या करिए, कोई भी एक नंबर ले लीजिए 1 to 10 में। लेटेस्ट सपोज आपने 3 ले लिया, तो 3 से क्या 10 डिवाइड होगा? नहीं होगा। 100 डिवाइड होगा? नहीं होगा। 604 होगा? ये भी नहीं होगा। तो 3 ऑप्शन तो अपने आप ही एलिमिनेट हो गए। कौन सा बचा? ये वाला। तो ये आंसर हो गया। कितना आसान क्वेश्चन था। तो हो सकता है कि जब आपका सीटेट का पेपर हो उसमें वो डिविजिबल की जगह मल्टीप्लाई वाला क्वेश्चन पूछ ले, है ना। तो ऐसे ही कॉन्सेप्ट्स रिपीट होंगे। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आयशा हैज ओनली ₹5 and ₹10 coins with her. If the total number of coins she has is 25 and the amount of money with her is 160, then the number of ₹5 and ₹10 coins with her are. तो कहते हैं कि आयशा जो है एक लड़की, उसके पास ₹5 and ₹10 के कॉइन्स हैं और टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स जो है वो है 25। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ₹5 के कॉइन उसके पास मान लो x है, ₹10 के जो कॉइन है उसके पास y है, तो x प्लस y जो टोटल कॉइन्स है वो है 25। और दूसरी स्टेटमेंट कहती है द अमाउंट ऑफ मनी विद हर। तो अब x जो कॉइन्स हैं उसके पास वो ₹5 के हैं, तो 5x जो है वो टोटल अमाउंट होगा। ऐसे ही 10y जो होगा वो ₹10 का टोटल अमाउंट होगा, इज इक्वल टू 160। अब पूछा क्या है, नंबर ऑफ ₹5 एंड ₹10 कॉइन्स की संख्या क्या है, कितना नंबर है। तो x और y की वैल्यू पूछ रहा है, सिंपल। तो आप क्या करोगे, इस वाली स्टेटमेंट को पहली को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 5x प्लस 5y आ जाएगा, इज इक्वल टू 25 इंटू 5 125। ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 3। सेकंड और थर्ड इक्वेशन को यदि मैं कंप्यूट करूंगा तो 5x माइनस 5x कर दिया मैंने, डिलीट कर सकता हूं इनको। ठीक है, कट हो जाएंगे एक दूसरे से। 10y माइनस 5y तो 5y बचेगा। 160 माइनस 125 तो कितना है, 10 में से 5 गए 5, 5 में से 2 गए 3, तो 5 सत्ते 35। तो y की वैल्यू आ गई मेरे पास 7। y की वैल्यू कितनी आ गई, 7। तो ₹10 के कितने कॉइन्स हुए, 7 कॉइन्स हुए। तो ₹5 के कितने होंगे, 25 माइनस 7। तो 25 में से 7 गए, कितने बचे मेरे पास, 18।
तो x की वैल्यू आ गई मेरे पास 18 और y की वैल्यू आ गई 7, तो आंसर होगा A। ठीक है, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था ना। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, इवेल्युएट करना है बस, और कुछ नहीं है। ठीक है, 4th क्लास का क्वेश्चन है, 4th क्लास का। बोर्ड मास का रूल लगना है सिंपल। तो ये देखो बोर्ड मास का रूल सिखाता हूं आपको, BODMAS। ठीक है, B फॉर ब्रैकेट, O फॉर ऑफ, D फॉर डिवाइड, M फॉर मल्टीप्लाई, A फॉर, S फॉर सब्ट्रैक्शन, A फॉर एडिशन। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले मुझे बताइए ब्रैकेट है कहीं पे? नहीं है। ऑफ है इसमें? नहीं है। तो डिवाइड तो है, तो डिवाइड को पहले सोल्व कर दो बस, सिंपल। तो 17.5 गुना में 3 माइनस, तो ये डिवाइड वाला है, तो 21 भाग में 7 कितना आया? 3 माइनस 3 इंटू 12.5। ठीक है, तो अब इसमें मल्टीप्लाई आएगा उसके बाद, तो मल्टीप्लाई कर दो। तो ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 पंजे 15, 3 सते 21 और 1 22, 3 एकम 3, 3 और 2 5, पॉइंट 1 के बाद तो 52.5 माइनस 3 इंटू 12.5। तो अगेन इसका मल्टीप्लीकेशन करते हैं। तो 3 पंजे 15, 3 दूनी 4 1 7, 3 एकम 3, तो ये आ गया मेरे पास 37.5। और अब बचा मेरे पास सब्ट्रैक्शन, तो बस इनको घटाना है और कुछ नहीं करना भाई। जमा घटा के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो बड़े ही आसान क्वेश्चन है। देखो, तो 52.5 में से 37.5 गया, कितना बचा मेरे पास? 5 माइनस 5 0, 12 माइनस 7 5, 4 माइनस 3 1, माइनस 3, तो कितना बच गया? 12। तो आंसर कितना हुआ? आंसर हुआ मेरे पास 12। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि 1/6 ऑफ द ट्रीज इन अ गार्डन आर नीम ट्रीज। ये ट्रीज नहीं है, ये ट्रीज है। ठीक है, इसको करेक्ट कर लेना कि 1/6 ऑफ द ट्रीज इन अ गार्डन आर नीम ट्री। कि गार्डन है, उसमें बहुत सारे ट्रीज हैं, हमें उस संख्या का नहीं पता है। लेट अस सपोज वो संख्या है x, तो उसमें से x/6 जो है वो नीम ट्री है। ठीक है, स्टेटमेंट को पढ़ो, उसी में आंसर होते हैं सारे के सारे। हाफ ऑफ द ट्रीज आर अशोका ट्रीज, हाफ ऑफ द ट्रीज आर अशोका ट्रीज, मतलब x/2 करूं तो वो है मेरे अशोका ट्रीज। एंड द रिमेनिंग आर यूकलिप्टस ट्रीज। ठीक है, तो रिमेनिंग बचा कितना? x माइनस x/6 माइनस x/2, ये जो है वो है मेरा यूकलिप्टस ट्रीज। इफ द नंबर ऑफ नीम ट्रीज इज 5, नीम ट्री जो है वो है मेरे पास 5, तो यहां से क्या x की वैल्यू नहीं निकल जाएगी? x की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 30। 6 इंटू 5, x की वैल्यू आ गई 30। तो अशोका ट्रीज कितने होंगे मेरे पास? 15 होंगे। तो यूकलिप्टस ट्रीज कितने होंगे मेरे पास? तो क्या करेंगे हम, बताओ? 30 माइनस 5 माइनस 15, तो कितना आ जाएगा मेरे पास? 30 में से 15 गए 15, 15 में से 5 गए 10। सो आंसर कितना हो गया मेरे पास? 10। क्या था इस क्वेश्चन में? कुछ भी नहीं, बड़ा ही आसान क्वेश्चन था। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ट्रेन है जो 29 अगस्त 2019 को 16:30 टाइम पे दिल्ली से रवाना हो गई और अपने डेस्टिनेशन पे जहां उसको जाना था वो 21 अगस्त 8:45 टाइम पे वो पहुंच गई। ये जो टाइम है वो 24 आवर्स में दिया गया है। तो हमें सिर्फ ये बताना है कि टोटल ट्रेवल जो है जर्नी का वो कितना हुआ। तो मुझे ये बताओ, ये 16:30 जो लिखा हुआ है तो ये कितना टाइम है? तो 12 के बाद यदि हम देखें तो 12 और 4 16, तो 4:30 पे दिन के वो 29 अगस्त को चली। तो मुझे बात बताओ, 29, 30 और 31, यहां से 4:30 बजे चली थी
दिन में, और वो 31 को जब 4:30 बज जाएंगे तो कितने घंटे हो जाएंगे मेरे पास? 36 घंटे हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाएंगे। अब उसके बाद 4:30 से लेकर 8:45 तक कितना टाइम हो जाएगा? ये और बताओ, बोलो। तो 8:45, 4:30, तो 4:30 से 5 तक 30 मिनट तो वो हो गई मेरी। 5 से 3 8, 3 घंटे वो हो गए मेरे, और 45 मिनट और हो गई मेरी। तो 36 और 3 39, 39 आवर्स तो ये हो गए मेरे, और उसमें 30 मिनट यहां से ले लो और मैं 30 मिनट यहां से ले लूं तो 40 आवर्स हो जाएंगे, 40 आवर्स हो गए। यहां कितना बचेंगे? 15 मिनट बचेगी। तो 40 घंटे 15 मिनट उसे टोटल लगे। टाइम पूछा था बस कि कितना टाइम उस ट्रेन को लगा। तो क्या आप ये सब नहीं बता सकते? तो कोई भी एक जनरल क्वेश्चन है, आपको कोई बोलता है कि आज आप दिल्ली से चले हो, 3 दिन बाद आप हैदराबाद पहुंचते हो, तो आपको टोटल टाइम कितना लगेगा? तो क्या वो कैलकुलेट नहीं कर सकते? कर सकते हैं, बड़ा ही आसान क्वेश्चन था। तो चलो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग लेंथ्स हैव बीन अरेंज्ड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर? घटते हुए क्रम में कौन सी ऑप्शन में लेंथ घटते हुए क्रम में दी गई है, हमें यह फाइंड करना है। तो घटता हुआ क्रम होगा तो सबसे पहले वाला जो टर्म होगा वो सबसे बड़ा होगा और आराम आराम से वो छोटा होता जाएगा। इस चीज का हम सबको पता है, ठीक है। इस डिक्रीजिंग ऑर्डर को हम डिसेंडिंग ऑर्डर भी बोलते हैं। तो चलो देखते हैं अब ऑप्शंस की तरफ। तो आप मुझे एक बात बताइए कि ये ऑप्शन नंबर जो डी है, क्या इसमें ये 8500 mm, तो हमें पता है कि 1 सेंटीमीटर 10 mm के बराबर होता है। तो 8500 mm को क्या मैं 850 सेंटीमीटर लिख सकता हूं? बिल्कुल। अब मुझे बताइए कि 80 dm और 8 सेंटीमीटर को मैं क्या लिख सकता हूं? तो 80 dm इज इक्वल टू 8 मीटर और 8 मीटर इज इक्वल टू 800 सेंटीमीटर, और प्लस में ये 8 सेंटीमीटर, ये तो ये हो गया 808 सेंटीमीटर। ऐसे ही ये देखिए 800 सेंटीमीटर और 8 mm, 8 mm को सेंटीमीटर में करेंगे तो 0.8 सेंटीमीटर। तो ये टोटल कितना आ जाएगा? ये होगा 800.8 सेंटीमीटर, और ये है मेरे पास 8 मीटर, तो ये होगा मेरे पास 800 सेंटीमीटर। तो क्या इस डी ऑप्शन में ये सारी वैल्यूज घटते क्रम में है? बिल्कुल है। ये देखो 850 ग्रेटर है 808 सेंटीमीटर से, और ये ग्रेटर है 800.8 सेंटीमीटर से, और ये ग्रेटर है 800 सेंटीमीटर से। तो ऑप्शन होगा, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन क्या कहता है कि 180 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर है, उसको एक रेक्टेंगल बना दिया गया, और उस रेक्टेंगल की जो चौड़ाई है वो है 30 सेंटीमीटर। तो उसकी लंबाई निकालनी है। तो मुझे एक बात बताओ कि एक रेक्टेंगल का जो पैरामीटर जो होता है वो क्या होता है? पेरीमीटर वो होता है 2 × L + B, और ये वायर कितने सेंटीमीटर लॉन्ग थी? 180 सेंटीमीटर। तो क्या इसका पेरीमीटर 180 सेंटीमीटर के बराबर होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो ये बन गई मेरी एक इक्वेशन। और अब इसने बोला कि विड्थ जो है, जो चौड़ाई है वो है 30 सेंटीमीटर। तो क्या हम लेंथ नहीं निकाल सकते इसमें पुट करके? ये देखिए 2 × L + 2 × B 2 × 30 तो 60 इज इक्वल टू 180। 180 माइनस 60 कितना होगा? 120 इज इक्वल टू 2L। 2 से ये कट गया, कितना आया? 60। तो L की वैल्यू जो है वो आई मेरे पास 60।
तो आंसर होगा मेरे पास 60। ठीक है, चलो आप करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि when asked to write 44, some students of grade number second wrote it as 404. As a teacher, how will you address this? तो एक बच्चा था, उसे 44 लिखना था, लेकिन उसने लिख क्या दिया 404। तो एज अ टीचर आप इसको कैसे एड्रेस करोगे? तो ये देखिए 44 लिखना था, 404 लिख दिया, तो इसका मतलब उसका कौन सा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है मैथ्स का, ये बताओ। यूनिट्स, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, जो नंबर सिस्टम होता है वो उसका अच्छे से क्लियर नहीं है। उसको ये नहीं पता है कि टेंस क्या होता है, यूनिट डिजिट क्या होते हैं, 100 डिजिट क्या होते हैं, इसलिए उसने टेंस डिजिट पे 0 लगा दिया। वो फिगर आउट नहीं कर पाया कि 44 और 404 में डिफरेंस क्या है। तो आप यदि सेकंड ऑप्शन देखोगे तो उसमें अलग से ये मेंशन किया हुआ है कि एक्सप्लेन प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज यूजिंग कंक्रीट मटेरियल। तो ये कौन सा प्रिंसिपल होता है? ये होता है वो प्रिंसिपल जिसमें बच्चों को ये सिखाया जाता है कि टेंस डिजिट का क्या मतलब होता है, यूनिट डिजिट का क्या मतलब होता है, 100 डिजिट का क्या मतलब होता है। यदि उनको इन चीजों के बीच में डिफरेंस पता लग जाता है तो वो कभी भी 44 को 404 नहीं लिखेगा। तो इसका आंसर होगा बी। ठीक है, अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, द मेन पर्पज ऑफ इंट्रोड्यूसिंग मैपिंग इन द प्राइमरी मैथमेटिक्स करिकुलम इज और आर। तो मेरे पास 4 ऑप्शंस हैं और यह पूछा गया है कि मैथमेटिक्स में जो एक मैपिंग की एक थ्योरी होती है उस थ्योरी के हिसाब से कौन सा पॉइंट सही है। अब मुझे ये बताइए कि मैपिंग क्या होता है, आप मैपिंग से क्या समझते हो? तो मैपिंग का मतलब होता है कि आप किसी भी 2 चीजों को, किसी भी 2 कॉन्सेप्ट्स को, किसी भी 2 फिगर्स को एक दूसरे से मैप कर सके। जैसे कि हम सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सिर्फ SAS, AAA इन फॉर्मूलाज को याद करते हैं और उनसे ये पता लगाते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। बट कुछ ऐसे इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं जो सिर्फ देख के ये पता लगा लेते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हैं, उनको किसी रूल की जरूरत नहीं होती। तो इसका मतलब ये हुआ कि उनका जो मैथमेटिक्स में मैपिंग का जो कॉन्सेप्ट है, मैपिंग का जो थ्योरी है, वो अच्छे से क्लियर है। और वो कब होता है? जब हम हर कॉन्सेप्ट को एक दूसरे से रिलेट करके पढ़ते हैं। तो यदि आप इन ऑप्शंस की तरफ देखोगे तो ये आप अच्छे तरीके से बता सकते हो कि ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया हुआ और बी में, सी में, डी में क्या एग्जामिनर पूछना चाहता है। तो देखिए पहले वाला ऑप्शन देखिए, टू प्रमोट स्पेशियल थिंकिंग। तो यहां पे ये जो स्पेशियल जो है ना, इसका मतलब क्या है? स्पेशियल का मतलब हम कह सकते हैं जियोग्राफिकल थिंकिंग। तो मैं किसी भी बच्चे को एक बोतल देता हूं या फिर कोई एक ग्लास देता हूं और मैं उसे बोलता हूं कि इसको ड्रॉ करो, और वो इसको साइड से देखकर इसका टॉप व्यू यदि ड्रॉ कर देता है, इसका मतलब उसकी जो स्पेशल थिंकिंग है, जियोग्राफिकल थिंकिंग है, वो बड़ी ही तेज है। और ये सब किसके अंडर आता है? मैपिंग के अंडर आता है, मैपिंग थ्योरी। तो टू प्रमोट स्पेशल थिंकिंग, ये वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। सेकेंड ऑप्शन है टू प्रमोट प्रोपोर्शनल रीजनिंग। टू प्रमोट प्रोपोर्शनल रीजनिंग। अब मुझे ये बताइए कि एक ग्लास है आपके पास और वो बच्चा आराम से ये पता लगा पा रहा है कि ये ग्लास कितने प्रोपोर्शन में उसको ड्रॉ करना है,
कितना प्रोपोर्शन इसका लेना है, या फिर मैं ये बोलूं कि वो बच्चा ये पता लगा सकता है कि ये दोनों ट्रायंगल्स एक दूसरे के सिमिलर हैं, तो इन दोनों का जो प्रोपोर्शन होगा, जो इन दोनों का जो रेशियो होगा, वो भी इक्वल होगा। यदि वो ये सोच सकता है तो इसका मतलब ये हुआ उसकी मैपिंग की थ्योरी बड़ी ही मजेदार और बड़ी ही स्ट्रोंग है। तो ये भी ऑप्शन पक्का है। उसके बाद ये देखते हैं, टू मेक सब्जेक्ट इजी एंड इंटरेस्टिंग, दिस इज रॉन्ग। ठीक है। लास्ट ऑप्शन है टू ब्रेक द मोनोटोनी ऑफ नंबर्स, ये भी गलत है। तो सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 एंड सेकंड जो है वही सही है। तो आंसर होगा मेरे पास सी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, विच ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स आर नॉट पार्ट ऑफ प्राइमरी स्कूल मैथमेटिक्स करिकुलम एज पर एनसीएफ 2005। तो ये देखिए, जो एनसीएफ 2005 का जो करिकुलम था, ये क्यों बनाया गया था, पहले तो ये हम आपको बताते हैं। ये एनसीएफ 2005 का करिकुलम इसलिए बनाया गया था कि इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम सिलेबस को डिजाइन करेंगे, हम टेक्स्ट बुक्स को डिजाइन करेंगे, हम ये देखेंगे कि ये सिलेबस इस क्लास ग्रेड में हमें पढ़ाना चाहिए या नहीं चाहिए। ओके, तो अभी हमें यह बताना है कि इस एनसीएफ 2005 का इन ऑप्शंस में से कौन सा बिल्कुल भी पार्ट नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि एनसीएफ के हिसाब से ऑप्शन नंबर पहला, दूसरा और तीसरा ये सब एनसीएफ 2005 में आते हैं। उसके करिकुलम वाली पॉइंट्स में, उसके करिकुलम वाली नोट्स में आते हैं। सिर्फ ऑप्शन नंबर 4 ऐसा है जो कि नहीं इंक्लूड है, वो विच इज इक्वल टू रेशियो। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, रेशियो। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following resources can be used by the teacher to show that two rectangles of different dimensions can have same area without using formula। तो यूज केस क्या है, यूज केस है कि हमें क्लास के बच्चों को यह बताना है कि कोई भी दो रेक्टेंगल जिनके डायमेंशंस अलग हैं तो उनका एरिया सेम हो सकता है। तो इन चारों ऑप्शंस में से किस से हम ये अच्छे से बता सकते हैं। पहला स्केल, देखो स्केल हमने यूज किया तो हम सिर्फ लेंथ और ब्रेथ की साइड मेजरमेंट कर सकते हैं। क्या स्केल से मैं एरिया मेजरमेंट कर सकता हूं, नहीं कर सकता। और मेजरमेंट हमें पहले ही पता है रेक्टेंगल्स की, क्वेश्चन में ऑलरेडी वो बता चुका है कि डिफरेंट डायमेंशंस का है। तो क्या स्केल हेल्प करेगा, नहीं करेगा। सेकंड ऑप्शन है ग्राफ पेपर। ग्राफ पेपर हेल्प कर सकता है। कैसे, ग्राफ पेपर पे छोटे छोटे सेल्स देखे आपने बने हुए, तो क्या मैं उन सेल्स को काउंट कर लूं दोनों वाले रेक्टेंगल्स में और वो सेल्स काउंट मेरा इक्वल है, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि उन दोनों का एरिया इक्वल होगा, बिल्कुल बोल सकता हूं। और उससे ये भी पता क्या हमें लग सकता है कि डिफरेंट डायमेंशंस रेक्टेंगल्स के मेरा एरिया जो है वो सेम हो सकता है, बिल्कुल। तो ये ऑप्शन में हो सकता है। थर्ड ऑप्शन है थ्रेड। क्या मैं थ्रेड से ये बता सकता हूं, नहीं, बिल्कुल नहीं बता सकता। फिर आता है टाइल्स। टाइल से मैं बता सकता हूं। कैसे, कोई भी मैं दो टाइल्स लूंगा, उनका डिफरेंट डायमेंशंस होंगे लेकिन उनका एरिया सेम हो सकता है, वो मैं बता सकता हूं बच्चों को। ये देखिए दो टाइल्स हैं, इनके डायमेंशंस अलग है लेकिन आप इसको घुमा फिरा के एक दूसरे के ऊपर रख रहे हो और यदि वो एडजस्ट हो पा रहे हैं तो इसका मतलब उन दोनों का एरिया सेम है, बट डायमेंशंस डिफरेंट थी। ओके, ठीक है, टाइल्स ऑप्शन हो सकता है। तो बी और डी जो ऑप्शन होगा वो करेक्ट है। तो अकॉर्डिंग टू इट बी ऑप्शन जो होगा वो मेरा सही होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which of the following could be contributing factor to under achievement in mathematics?
अंडर अचीवमेंट। अंडर अचीवमेंट क्या होता है कि मैथमेटिक्स में जो बच्चा अचीव ना कर पाए, जो कॉन्सेप्ट्स को ना सीख पाए, तो इनमें से कौन सा वो फैक्टर है जो कि उस चीज में कंट्रीब्यूट करता है। ऑप्शन नंबर 1 जेंडर। ऐसा नहीं है। ये देखिए, एक लड़की है एक लड़का है, क्या उन दोनों को मैथमेटिक्स में उनका जो जेंडर है वो कंट्रीब्यूट करेगा? बिल्कुल भी नहीं करेगा। ऐसा नहीं है कि भाई लड़का है तो उसे मैथमेटिक्स ज्यादा आती होगी, लड़की है तो उसे कम आती होगी, तो क्या उसका जेंडर कंट्रीब्यूट कर रहा है मैथमेटिक्स में? बिल्कुल भी नहीं कर रहा। तो ये नॉनसेंस ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन देखते हैं, सोशियो कल्चरल बैकग्राउंड। तो मुझे बताइए, सोशियो कल्चरल बैकग्राउंड से आपको क्या समझ आता है? तो मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल रखता हूं, बड़ा एक नंबर एग्जाम्पल रखता हूं आपके सामने। तो ये देखिए कि दो बच्चे हैं, एक किसान का लड़का है और दूसरा एक बनिया का लड़का है, और वो हमेशा अपनी दुकान पे बैठता है। जितने भी कस्टमर आते हैं उन सबको मेजर करके अच्छे से वो पैसे लेता भी है और देता भी है। तो क्या उसकी मैथ्स जो है, कैलकुलेशन जो है, क्या वो उस किसान वाले लड़के से अच्छे होंगे या नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे, क्योंकि उसका रोजाना का ये काम है। तो सेकंड ऑप्शन यही आपको बता रहा है कि सोशियो कल्चरल बैकग्राउंड, कि एक बंदे का जो बैकग्राउंड होता है वो इफेक्ट डाल सकता है मैथमेटिक्स पे, बिल्कुल डाल सकता है। तो इस सोशियो कल्चरल को आप ये मत समझिए कि कोई गरीब है कोई अमीर है, नहीं। ये सोशियो कल्चर का मतलब ये है कि जैसा वो काम करते हैं वैसा ही उनके ऊपर इफेक्ट होगा। वो रोजाना वेट्स को मेजर करता है, वो रोजाना पैसे को मेजर करता है, रोजाना कैलकुलेट करता है, तो उसकी कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली स्ट्रोंग होगी उस बच्चे से जो ये काम नहीं करता। तो उसको ये ऑप्शन कहता है कि सोशियो कल्चरल बैकग्राउंड। तो ये तो मुझे सही लग रहा है। थर्ड इज नेचर ऑफ मैथमेटिक्स। ये तो बिल्कुल नॉनसेंस है। क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ चलते हैं अभी, कि which of the following is most appropriate strategy to explain that 1/4 is less than 1/3? इनमें से कौन सी स्ट्रेटजी सबसे बढ़िया है जो ये बताएगी कि 1/4 लेस है 1/3 के? और आपके सामने जो बच्चे बैठे हुए हैं वो सिर्फ 4th क्लास के बच्चे, ये मान के चलो, तो उन्हें एलसीएम आएगा? नहीं आएगा। यूजिंग डाइंस ब्लॉक्स, ये भी नहीं, बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा उनके लिए। यूजिंग नंबर चार्ट, ये भी बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, चार्ट देखना ही नहीं आएगा बच्चों को। तो उनको हम पेपर स्ट्रिप से अच्छे से समझा सकते हैं। कैसे? हम एक पेपर लेंगे, उसको 1/4 भागों में बांट देंगे, तो ये 4 भाग आ जाएंगे उसमें। इतने ही साइज का एक और पेपर लेंगे, उसको 1/3 भाग में बांटेंगे, और उसमें से किसी भी एक पार्ट को उठा लेंगे और इसमें से भी एक पार्ट को उठा लेंगे। तो जो बड़ा पार्ट होगा वो 1/3 वाला होगा। तो हम ये बोल देंगे कि 1/3 देखिए 1/4 से बड़ा है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही होगा। ठीक है, चलो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ मेकिंग अ लेसन प्लान while teaching mathematics to primary school of children? ऑप्शन नंबर पहला, following the sequence of textbook. Second, presenting mathematical concept in a structured manner. Option number third, providing opportunities to students to allow construction of concept. Fourth, writing activities and questions of reference. तो यदि आप इन ऑप्शंस को देखोगे तो आपके सामने आंसर तो 2 मिनट में आ जाएगा। जैसे ही आप सी ऑप्शन को देखते हो तो क्या आपको कुछ समझ आता है कि ऐसा टीचर जो स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करेगा,
कि वो अपने कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से कंस्ट्रक्ट कर पाए, तो क्या वो सबसे अच्छी चीज होगी या नहीं होगी? डेफिनेटली होगी। इससे बढ़िया ट्रिक कोई हो ही नहीं सकती कि हम स्टूडेंट्स को अलाउ करें, उनको अपॉर्चुनिटीज दें कि वो अपने कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से कंस्ट्रक्ट कर पाए। हम उनको ये ना बोले कि एक्सरसाइज कल तक पूरी होनी चाहिए, इसमें 50 क्वेश्चन है तो आप 50 क्वेश्चंस को कंप्लीट करके लाओगे। नहीं, आप उन्हें टाइम दोगे, आप उन्हें अपॉर्चुनिटीज दोगे कि इन कॉन्सेप्ट्स को इस तरीके से हम समझाएंगे तो ये कॉन्सेप्ट अच्छे से इनके दिमाग में कंस्ट्रक्ट होंगे। तो इसका आंसर होगा सी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़िए इसे। Which of the following cannot be considered as feature of a constructivist mathematics classroom? Option number पहला, a role of language and dialogue in learning mathematics is given due attention. Option number B, the teacher acknowledges that student may construct multiple understanding from a given interaction. Option number 3, objective type test items are used as primary means of assessment. Option number D, connections between mathematics and other curricular areas are highlighted. तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि कंस्ट्रक्टिविस्ट मैथमेटिक्स क्लासरूम में इनमें से कौन सा फीचर कंसिडर नहीं होता। तो पहले हमें यह पता होना चाहिए कि कंस्ट्रक्टिविस्ट मैथमेटिक्स का क्या मतलब होता है। तो आप इसे सिर्फ एक छोटे से टर्म में समझिए कि कंस्ट्रक्टिविस्ट मैथमेटिक्स का मतलब होता है कि वो टीचर मैथमेटिक्स को एक बड़े ही अच्छे ढंग से आपको समझा रहा है, सिर्फ रटा नहीं रहा, उसको अच्छे से समझा रहा है। सिर्फ आप इतना समझिए कंस्ट्रक्टिविस्ट का मतलब। और अब ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन उसमें कंसीडर नहीं होता। तो आपको ऑप्शन नंबर 3 को देखिए, ऑब्जेक्टिव टेस्ट आइटम्स आर यूज्ड एज प्राइमरी मीन्स ऑफ असेसमेंट। ये देखो, प्राइमरी मीन्स ऑफ असेसमेंट का मतलब क्या है पता है? कोई टीचर अपने स्टूडेंट्स को कुछ कॉन्सेप्ट सिखाता है तो क्या वो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव टेस्ट ले लेगा कि भाई ऑब्जेक्टिव टेस्ट में अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहा तो इसका मतलब इसको समझ नहीं आया? सबसे पहले क्या वो ये करेगा? क्या वो प्राइमरी मीन्स ऑफ असेसमेंट हो सकता है? नहीं हो सकता। सबसे पहले वो उन्हें बेसिक क्वेश्चंस देगा, उनके सॉल्यूशंस को देखेगा, फिर सॉल्यूशंस में गलतियां निकालेगा, फिर ये देखा इसे कॉन्सेप्ट समझ क्यों नहीं आया। ये सब देखने के बाद जब वो क्वेश्चंस अच्छे तरीके से करना स्टार्ट कर देगा तो उसके बाद हम कुछ थ्योरी के क्वेश्चंस पेपर देंगे उसे करने के लिए। उसके बाद जब वो उसमें अच्छे से परफेक्ट हो जाता है तो हम उसके बाद ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट आइटम्स को हम इंक्लूड कर सकते हैं एज एन असेसमेंट प्रोसेस। बट हम सबसे पहले ऑब्जेक्टिव पेपर उसके सामने नहीं रख सकते, दैट विल बी अ रॉन्ग वे। तो इसका आंसर साफ साफ पता लग रहा है कि सी होगा। क्वेश्चन नंबर 49 पढ़िए आप इसे। Which of the following statement is in agreement with the constructionist view of mathematics? ये क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हुआ है, ये देखिए आप। ऑप्शन नंबर पहला, मैथमेटिक्स इज अबाउट लर्निंग फैक्ट्स। मैं बोल बोल के थक गया हूं कि मैथमेटिक्स में फैक्ट्स को लर्न नहीं करना होता, समझना होता है, तो ये तो गलत है भाई। ऑप्शन नंबर सेकंड, मैथमेटिक्स आर रिक्वायर्ड टू डिस्कवर द ट्रूथ। ऐसा कुछ नहीं है, मैथमेटिक्स से ये नहीं पता लगेगा कि धर्म युद्ध कब हुए थे, महाभारत कब हुई थी, भगवान होता है नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं है।
तो ये क्वेश्चन में ये ऑप्शन भी गलत है। मैथमेटिक्स इज एंटायरली ऑब्जेक्टिव, बिल्कुल गलत है। प्रूफ भी होते हैं, थ्योरी भी होती है, बड़े बड़े सॉल्यूशंस भी होते हैं, ऐसा नहीं होता कि एंटायरली ऑब्जेक्टिव है, बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर 4 देखिए, विजुअलाइजेशन इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ मैथमेटिक्स। इस ऑप्शन ने मेरा दिल जीत लिया। विजुअलाइजेशन ये जो वर्ड है ना, ये मैथमेटिक्स का सबसे मजेदार वर्ड है। विजुअलाइजेशन, जिसको ये करना आ गया ना वो कुछ भी कर सकता है मैथमेटिक्स में, ठीक है। तो इसमें 3 ऑप्शन तो वैसे ही एलिमिनेट हो गए, एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर डी। 3 ऑप्शन को देखने की जरूरत नहीं है, सीधा ऑप्शन लगना चाहिए डी इस पे। चलो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अभी। Which of the following activities is best suited for development of spatial understanding among children? देखो मैंने अभी स्पेशल का मतलब बताया था, ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ है और सेम ही क्वेश्चन पेपर में। स्पेशियल अंडरस्टैंडिंग अमंग चिल्ड्रन, स्पेशल का मतलब क्या बताया था मैंने? जियोग्राफिकल, मतलब जो बंदा मैपिंग अच्छे से कर पाए, जो जियोग्राफिकल चीजों को अच्छे से समझ पाए, उसकी स्पेशल अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है, मैं ये बोल सकता हूं। तो साफ साफ अभी ये देखिए, सबसे पहला ऑप्शन क्या है? ड्रॉइंग द टॉप व्यू ऑफ अ बोतल। ये बताया था या नहीं बताया मैंने? तो ऑप्शन यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विद रिस्पेक्ट टू लर्निंग ऑफ मैथमेटिक्स? पहले, एबिलिटी टू परफॉर्म एंड एक्सेल इन मैथमेटिक्स इज इनेट। ये कह रहा है कि एबिलिटी टू परफॉर्म एंड एक्सेल इन मैथमेटिक्स इज इनेट, कि मैथमेटिक्स को प्रैक्टिस मत करो, कुछ भी मत करो, मत पढ़ो, ये खुद ही अंदर से प्रिपेयर होता है। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं? बिल्कुल नहीं बोल सकता। और क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है? विच इज नॉट ट्रू विद रिस्पेक्ट टू लर्निंग ऑफ मैथमेटिक्स। तो इनमें से गलत स्टेटमेंट जो है वो बतानी है। तो देखो पहला ही ऑप्शन जो था इसका वो था कि एबिलिटी टू परफॉर्म एंड एक्सेल इन मैथमेटिक्स इज इनेट। तो कभी ऐसा हुआ है कि बच्चा पैदा हुआ और उसको ये पता है कि 2 का टेबल क्या होता है, 3 का क्या होता है, 10 का क्या होता है? नहीं। क्या कभी ऐसा हुआ है कि कभी भी मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन नहीं करी और आप कैलकुलेशन में बड़े ही फास्ट हो गए? ये भी नहीं हो सकता। क्या ये हो सकता है कि आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी ही नहीं और आपको ये पता है कि साइन थीटा टेन थीटा क्या होता है? ये भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो गलत होगा। तो क्वेश्चन में गलत ही पूछा है, तो इसका आंसर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई हैव 6 पेंसिल्स, मेरे पास 6 पेंसिल्स हैं। हैज 2 मोर देन मी, किसके पास? मनीष के पास मेरे से 2 पेंसिल ज्यादा हैं। तो हाउ मेनी पेंसिल्स डज मनीष हैव? तो मनीष के पास कितनी पेंसिल्स होंगी? समझ में आई कि मेरे पास 6 पेंसिल्स हैं, मनीष के पास मेरे से 2 ज्यादा हैं। तो इस पे ध्यान दीजिए, मेरे से 2 ज्यादा हैं तो मतलब 8 पेंसिल्स है उसके पास। तो ये आपने कैसे निकाला? 6 + 2 किया है ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे? एडिशन। और एडिशन कब किया? इन दोनों को कंपेयर करके किया कि उसके पास मेरे से 2 पेंसिल्स ज्यादा है। तो कंपैरिजन हुआ या नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। और एडिशन भी हुआ या नहीं हुआ? ये भी हुआ। तो क्या मैं इसे कंपैरिजन एडिशन बोल सकता हूं? बिल्कुल बोल सकता हूं। तो आप देखिए ऑप्शन ए में ये दिया हुआ है, तो इसका ऑप्शन ए जो होगा वो आंसर होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। ठीक है, अभी चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which of the following is not true of the Hindu-Arabic system of numeration? Hindu-Arabic system,
तो आपने मैथ्स पेडागोगी में यदि हिंदू अरेबिक के बारे में पढ़ा होगा तो सबसे पहला जो पॉइंट होता है उसमें क्या होता है पता है कि सबसे पहले हिंदू अरेबिक सिस्टम में 0 से लेकर 9 तक जितने भी नंबर्स हैं उनकी खोज हुई थी और उसको हम 10 बेस नंबर सिस्टम बोलते हैं। तो आप यदि सी ऑप्शन देखोगे तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि इट फॉलोज बेस 2 सिस्टम, जो कि गलत है। हिंदू अरेबिक ने 10 बेस सिस्टम पे रिसर्च की थी, तो ऑप्शन नंबर सी गलत होगा या नहीं होगा? विच इज नॉट ट्रू पूछा है तो सी ऑप्शन जो होगा वो इसका आंसर होगा। ओके, अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई अ डिजायरेबल प्रैक्टिस फॉर टीचिंग जियोमेट्री एट प्राइमरी लेवल। तो कौन सी इनमें से सबसे बढ़िया प्रैक्टिस है जियोमेट्री पढ़ाने की प्राइमरी लेवल के बच्चों को, मतलब छोटे बच्चों को? पहला ऑप्शन देखते हैं, जियोमेट्री एट प्राइमरी लेवल should be limited to recognition of simple basic shapes। ये क्या कह रहे हैं कि उन प्राइमरी लेवल बच्चों को सिर्फ छोटे से छोटी जितनी भी बेसिक शेप्स होती हैं उनके बारे में ही बताओ। नहीं, बिल्कुल गलत है। यदि अच्छे ढंग से, अच्छे तरीकों से, अच्छे मेथड से आप ज्यादा बता सकते हो तो क्यों नहीं, क्यों हम रेस्ट्रिक्ट करें, क्यों हम लिमिटेशंस रखें कि बेसिक शेप्स के बारे में ही बताएंगे? तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, द टीचर शुड बिगिन बाय गिविंग क्लियर डेफिनेशन ऑफ सिंपल शेप्स एंड शोइंग एग्जांपल्स। मुझे एक बात बताइए, वो बच्चे कौन सी क्लास में हैं? वो प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं, मतलब वो बड़े ही नादान बच्चे हैं। तो क्या मैं उनके सामने डेफिनेशंस रखूंगा डिफरेंट शेप्स की कि भाई स्क्वायर ये होता है, ट्रायंगल ये होता है, डिफरेंट सॉलिड्स ये होते हैं, तो क्या वो सीख पाएंगे? बिल्कुल नहीं सीख पाएंगे। तो ये ऑप्शन भी हुआ गलत। अब देखते हैं थर्ड ऑप्शन, चिल्ड्रन शुड बी गिवन एम्पल अपॉर्चुनिटीज टू डेवलप एन इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्पेस। ये क्या कह रहे हैं? ये कहते हैं कि बच्चों को जितने से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आप दोगे कि वो स्पेस का मतलब क्या है यहाँ पे, कि अपने आसपास जितनी भी फिगर्स हैं, आसपास जितने भी आपके पास चीजें हैं जो भी इधर उधर सराउंडिंग्स में है, यदि उनके बारे में वो अच्छे से सीख पाएंगे तो क्या उनकी मैपिंग की थ्योरी अच्छी होगी या नहीं होगी? बिल्कुल होगी। क्या उनकी स्पेशल अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? वो भी बढ़ेगी। तो इसमें जो सी ऑप्शन है वो मुझे सही लग रहा है। लेकिन अभी डी भी देख लेते हैं, डेवलपिंग एक्सटेंसिव जियोमेट्रिकल वोकैबुलरी नीड नॉट बी एन ऑब्जेक्टिव एट प्राइमरी लेवल। इसने क्या बोला? इसने सिर्फ ये बताया कि जो भयंकर डेफिनेशंस होती है मेरी जियोमेट्री की, वो प्राइमरी स्कूल के बच्चों के सामने ना रखे। देखो, ऑप्शन डी भी सही है और ऑप्शन सी भी मुझे सही लग रहा है। तो ऐसा जब भी आपके सामने दुविधा आए पेपर में, तो आपको इनमें से जो बेटर ऑप्शन होता है वो सिलेक्ट करना होता है। तो जो डी ऑप्शन है वो सी ऑप्शन का ही एक पार्ट हम बोल सकते हैं कि स्टूडेंट्स अपने आसपास की चीजों से यदि ये सीख पाते हैं कि रेक्टेंगल का क्या मतलब है, ट्रायंगल का क्या मतलब है, सॉलिड्स का क्या मतलब है, तो वो ज्यादा अच्छा होगा। तो ऑप्शन सी इज बेटर देन ऑप्शन डी। तो सी जो है वो बेस्ट ऑप्शन है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिकेटर ऑफ मैथमेटिकल रीजनिंग। ऑप्शन नंबर पहला,
एबिलिटी टू प्रोवाइड डेफिनेशंस ऑफ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन इंडिकेटर है मैथमेटिकल रीजनिंग का, कि किसी बच्चे की मैथमेटिकल रीजनिंग बड़ी ही अच्छी है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन हम ये बोल सकते हैं कि उसके लिए अप्लाई होगा। ये है क्वेश्चन। तो ऑप्शन नंबर 1 में ये बोल रहा है कि यदि उसको अच्छे से मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स की डेफिनेशंस वो यदि प्रोवाइड कर सकता है तो वो उसकी मैथमेटिकल रीजनिंग अच्छी होगी। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं? एक हद तक बोल सकता हूं, बट मैं 100% नहीं बोल सकता कि सिर्फ डेफिनेशंस को याद करने से, कॉन्सेप्ट्स आने से मैथमेटिकल रीजनिंग उसकी अच्छी होगी, क्योंकि उसके लिए हमें स्पेशियल अंडरस्टैंडिंग चाहिए, उसके लिए हमें मैपिंग अच्छे से करनी आनी चाहिए, उसके लिए हमें विजुअलाइजेशन मैथमेटिक्स का अच्छा होना चाहिए। सिर्फ डेफिनेशंस ऑफ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट से हम ये नहीं बोल सकते कि उस बच्चे की मैथमेटिकल रीजनिंग अच्छी है। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, एबिलिटी टू प्रोवाइड अ जस्टिफिकेशन फॉर अ मैथमेटिकल प्रोसीजर। ये क्वेश्चन में ये जो ऑप्शन है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। तो इसके बारे में आपको क्या समझ आया पढ़ के कि एबिलिटी टू प्रोवाइड अ जस्टिफिकेशन फॉर अ मैथमेटिकल प्रोसीजर, एक मैथमेटिकल का प्रोसीजर है, एक बहुत ही बड़ा प्रूफ है, और वो बच्चा उस प्रूफ के बारे में कुछ भी जस्टिफिकेशन आपको दे सकता है। आप उससे कुछ भी पूछ लीजिए, वो बता देगा। ये बड़ा ही भयंकर ट्रिकी पॉइंट है। जिस बच्चे को प्रूफ्स आते होंगे, जिस बच्चे को जस्टिफिकेशंस आती होगी मैथमेटिकल प्रोसीजर्स की, वो उसका मैथमेटिकल रीजनिंग बड़ा ही मस्त होगा। ये बात मैं हमेशा रिपीट करता हूं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है। ऑप्शन नंबर सी देखो, एबिलिटी टू कैलकुलेट एफिशिएंटली, नहीं, सिर्फ कैलकुलेशन से कुछ नहीं होता, विजुअलाइजेशन होनी चाहिए, ये गलत। एबिलिटी टू रिकॉल द करेक्ट फॉर्मूला, ये रटने वाली बात हो गई, ये भी गलत। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही है मेरा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कुछ आइटम्स दिए हुए हैं, क्वांटिटी दी हुई है और उनकी प्राइस दी हुई है। तो क्वेश्चन कहता है कि संजय ने आधा किलो टोमेटोज खरीदे, तो उसका रेट कितना हो जाएगा। 1 केजी टमाटो का 40 है, तो हाफ केजी का कितना हो जाएगा 20। 1 केजी पोटैटोज खरीदे उसने, तो 1 केजी पोटैटो जो है वो कितने के होंगे। तो 2 किलो 25 के हैं, तो 1 किलो कितने के होंगे, 12.5 के होंगे। ऐसे ही हाफ केजी कैरेट कितने की होगी, ये देखिए, हाफ केजी मतलब 500 ग्राम, तो 250 ग्राम 20 का है, तो 500 कितने के हुए, 40 रुपए के हुए। ऐसे ही 250 ग्राम चिलीज उसने ली, अब ये देखो चिलीज 250 ग्राम ली उसने। अब 100 ग्राम जो है वो कितने की है, 10 रुपए की, तो 1 ग्राम कितने के हुए, 10/100, और 250 ग्राम कितने के हुआ, ये हुआ मेरा 25 रुपए के, तो ये हुआ 25 रुपए। फिर उसके बाद उसने 6 लेमन्स भी लिए। 6 लेमन्स जो होंगे, 4 कितने रुपए के हैं, 10 रुपए के हैं, तो 6 कितने के होंगे, 10/4 गुना 6, तो 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 तिया 6, तो 15 रुपए के होंगे मेरे लेमन्स। तो अब उसने, संजय ने 200 का नोट दिया किसको, दुकानदार को, तो 200 में से उसको कितने बचेंगे, वो ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो क्या आप इन सब का सम कर सकते हो। 40 प्लस 25 कितना हुआ, 40 और 20 60, प्लस 5 65, 65 और 15 80, 80 हो गए, 80 और 20 100, और 12.5 चाहिए, तो 112.5 हो गया, नहीं हो गया इनका सम। तो 200 में से जब मैं 112.5 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो कितना आएगा मेरे पास, 10 में से 5 गए 5, यहां कितना बचा 9, 9 में से 2 गए 7, 9 यहां भी 9 बचा, 9 में से 1 गया 8, 1 - 1 0, तो 87.5 आ गया। तो आंसर होगा मेरे पास बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
आई एम अ 2 डिजिट नंबर, मैं एक 2 डिजिट नंबर हूं। द डिजिट इन टेंस प्लेस एंड डिजिट इन यूनिट्स प्लेस आर कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर्स। कि जो डिजिट टेंस प्लेस पे है और एक डिजिट जो यूनिट प्लेस पे है वो कंजिक्यूटिवली प्राइम नंबर्स हैं। थर्ड, सम ऑफ डिजिट इज मल्टीपल ऑफ 3 एंड 4, कि उन सम करूं यदि मैं उनका डिजिट्स का तो वो मल्टीप्लाइड होंगे किससे, 3 से भी और 4 से भी। तो मुझे एक बात बताइए कि 5 और 7 जो है मेरा वो पहले पॉइंट को फॉलो करता है या नहीं करता। आई एम ए 2 डिजिट नंबर, बिल्कुल करता है, 2 डिजिट नंबर है, ये भी 2 है, ये भी 2 डिजिट नंबर है, ये भी 2 डिजिट नंबर है। तो द डिजिट इन टेंस प्लेस ये है 5 और ये है 7, क्या ये कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर है, ये भी बिल्कुल है। द सम ऑफ डिजिट इज मल्टीपल ऑफ 3 एंड 4, तो 5 प्लस 7 करूं मैं तो कितना आया, 12 आया या नहीं आया। 12 3 का मल्टीपल है या नहीं है, 4 का है या नहीं है, बिल्कुल है, तो ऑप्शन आ गया ए। और ऑप्शंस को तो देखने की भी जरूरत नहीं है, पहला ही ऑप्शन जो है वो फॉलो कर रहे हैं तीनों पॉइंट्स को, तो इसका मतलब ये बिल्कुल सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पार्किंग रेट्स ऑफ अ कार इन अ रेलवे स्टेशन पार्किंग आर डिपिक्टेड एज फॉलोज। कि 2 घंटे तक यदि गाड़ी पार्क करी तो 50 रुपए लेंगे, 2 घंटे से लेकर 5 घंटे के बीच में करी तो 75 रुपए लेंगे। तो ऐसे करके ये कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं पार्किंग रेट्स के। अब राजीव जो है वो पार्क करता है अपनी कार 7 बजे करता है सुबह AM, और वापिस आता है 4:30 बजे शाम को PM। तो कितने घंटे हो गए उसे, तो 7 से 12 तक 5 घंटे तो वो हो गए, और 4:30 तक प्लस 4.5 घंटे और हो गए, तो 9 घंटे 30 मिनट हो गई। तो वो कौन सी कैटेगरी में पड़ेगा, इसमें पड़ेगा कि मोर देन 8 घंटे और लेस देन 12 घंटे, तो 150 रुपए लगेंगे। तो आंसर हो गया 150। बड़ी जनरल क्वेश्चन है, इनमें कोई मैथमेटिक्स नहीं है, इनमें सिर्फ कॉमन सेंस की जरूरत है जो आपको सुधारना है। तो आप क्वेश्चंस को करने से पहले यह मत सोचिए कि मुझे मैथमेटिक्स नहीं आता, मैथमेटिक्स की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ कॉमन सेंस चाहिए आपको, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which of the following is at third place when the numbers are arranged in ascending order? बढ़ते हुए क्रम में इन नंबर्स को जब मैं सेट करूंगा तो थर्ड प्लेस पे कौन सा नंबर आएगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो मुझे बताइए कि 7.07, 7.70, 7.707, 7.007, 0.77, इनमें से सबसे बड़ा नंबर आप क्या नहीं बता सकते, और छोटा नंबर पूछो क्या वो नहीं बता सकते, बिल्कुल बता सकते हैं। तो सबसे छोटा नंबर बताइए कौन सा है, तो सबसे छोटा है 0.77, ठीक है, इसको काट दो यहां से। अब बताओ दूसरा कौन सा है, तो ये देखिए 7.07 है यहां पे, और ये है मेरा 7.007, तो दूसरा होगा 7.007, इसको भी हटा दीजिए यहां से। इनमें से कौन सा छोटा होगा, 7.07 छोटा होगा, आगे निकालने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि थर्ड वाला पूछा है तो थर्ड हमने निकाल लिया, तो 7.07 जो होगा वो आंसर होगा मेरा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन कहता है कि इन 5 डिजिट नंबर, 5 डिजिट नंबर है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, 5 डिजिट का एक नंबर है। इफ द डिजिट एट टेंस प्लेस, तो ये देखिए ये यूनिट डिजिट है मेरा, ये 10 डिजिट है मेरा, ये 100 डिजिट है मेरा, ये 1000 डिजिट है मेरा, और ये है मेरा 10,000 डिजिट। तो ये बोला उसने कि 10 डिजिट जो है वो है 8, तो यहां पे 8 लिख दीजिए। अब देखो क्या बोलता है, डिजिट एट टेंस प्लेस इज 8, बिल्कुल जो हमने ऑलरेडी मार्क कर दिया।
डिजिट एट यूनिट प्लेस इज 1/4 ऑफ द डिजिट एट 10 प्लेस, कि जो यूनिट डिजिट पे जो नंबर है वो 10th डिजिट के 1/4 है, तो 8/4 कितना आया 2, तो यहां पे मैं 2 लिख सकता हूं। अब आगे देखो, डिजिट एट 1000 प्लेस इज 0, तो यहां मैं 0 लिख देता हूं। डिजिट एट 100 प्लेस इज ट्वाइस दैट ऑफ यूनिट प्लेस, यूनिट प्लेस का 2 गुना, तो ये हो गया 4 मेरा। एंड डिजिट एट 10,000 प्लेस इज थ्राइस द डिजिट एट यूनिट प्लेस, यूनिट प्लेस के 3 गुना है 10,000 वाला डिजिट, तो क्या ये 6 हो गया? तो आंसर क्या आया? 60482, 60482 आंसर होगा 4th। तो हमने आज किए पूरे के पूरे 30 क्वेश्चंस। सारे क्वेश्चंस में, सब क्वेश्चंस में सिर्फ एक ट्रिक लगी, वो है कॉमन सेंस और जनरल मैथमेटिक्स। एंड थर्ड ट्रिक इज एलिमिनेशन ऑफ ऑप्शंस। जिस बच्चे को ये आते हैं, जिस स्टूडेंट को ये चीजें आती हैं, वो 30 आउट ऑफ 30 स्कोर कर सकता है। तो इस सीरीज को देखते हुए आप सिर्फ एक कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिए कि आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट को अच्छे से ढंग से पढ़ना है और ऑप्शंस को देख के सिर्फ ये सोचना है अपने माइंड से कि मैं किस तरीके से इस ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकता हूं, किस तरीके से इसमें अपना कॉमन सेंस यूज कर सकता हूं, और कभी भी कैलकुलेशन गलत ना करें। कैलकुलेशन गलत हो गई तो आसान से आसान क्वेश्चन भी गलत होगा, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। जल्दबाजी ना करें पेपर करते हुए, ठीक है। और जितना भी मैं आपको ये ट्रिक्स बताता हूं हर सीरीज में, हर क्वेश्चन पेपर में, उनको ध्यान रखें और अच्छे से समझें। तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन माय वीडियो, ताकि मुझे अच्छे से ये समझ आए कि वीडियो में ये कमी है और इसको अगली वीडियो में सुधारना है। तो आप लोग यदि मुझे जब तक ये बात नहीं बताएंगे तो मुझे समझ नहीं आएगा कि इस वीडियोस में क्या कमी है, क्या मैं ऐसा कर सकता हूं कि ये और बेहतर बने। तो जाने से पहले सबसे पहले लाइक करिए, शेयर करिए जितना भी हो सके, ताकि सब बच्चों के पास ये कॉन्सेप्ट्स पहुंच सके और वो अपनी लाइफ में एक सक्सेसफुल स्टूडेंट्स बन सके। ओके। और नेक्स्ट वीडियोस में, नेक्स्ट सीरीज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, उसमें हम आपको सीटेट के इंग्लिश के बारे में, हिंदी के बारे में और पेडागोगी के बारे में भी पढ़ाएंगे। जल्द ही ये स्टार्ट होने वाले हैं, ठीक है। तो जम के शेयर कीजिए, जम के सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू गाइस।